मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वाले की इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल 1 से 7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल आप करके OMR शीट में आसानी से भर सके। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। देखिए, हम लोग एक एक प्रश्न को स्पष्ट पढ़कर देखेंगे और आपको बता दें तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका हिंदी का टेंशन खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 100% श्योर क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें हम एक एक प्रश्न को चुन चुन कर सजाया हूँ। ठीक है, तो देखिए एक का जो उत्तर दिया हुआ है वह है 1911 ईस्वी में। फिर से एक बार देखते हैं कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दिनकर की कौन सी वह कृति थी जिनके लिए ज्ञानपीठ के पुरस्कार मिला था। वह इसका उत्तर था उर्वशी, क्योंकि उर्वशी जो था इसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो नौबत खाने में इबादत साहित्य की जो विद्या है वह है आपका व्यक्ति चित्र। क्या है? व्यक्ति चित्र है। बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा कि यह साहित्य जो है व्यक्ति चित्र है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे, तो इसकी सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रेमघन अपना आदर्श मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि भारत माँ का श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो भारत माँ की श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छाया युक्त चंद्र से किया है। किससे किया है? छाया युक्त चंद्र से किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि मिट्टी का अबोध मूर्ति कौन है। मिट्टी का अबोध मूर्ति कौन है, इसकी सही उत्तर है जनता। जनता जो है मिट्टी के एक अबोध मूर्ति हैं। तो चलिए, यदि इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम से पहले प्राप्त होते रहे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। हिरोशिमा जो कविता किसकी चित्रण करती है, तो यह करती है आधुनिक सभ्यता की दुर्दरता और मानवीय विभीषिका पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो बिस्मिल्लाह खां के साथ जो मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह पर्व है आपका मुहर्रम। क्या है? मुहर्रम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। तो महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध है। क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है। तो वाणी जो है आपका राम नाम के बिना 20 के समान हो जाती है। एक एक प्रश्न को हम लोग समझ समझ के याद करेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त हो सके। दिया हुआ है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था। तो रसखान के रचना काल के समय आपको बता दें तो जहांगीर का राज्य काल था। किसका? जहांगीर का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि कवि ने पराजन्य किसे कहा था, अर्थात कवि ने परजन्य किसे कहा है। इसकी सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अर्थात बादल को कहा है। देखिए, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको एक एक इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। इसकी उत्तर जो है समाजवादी व्यवस्था में। किस व्यवस्था में? समाजवादी व्यवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ, इसकी सही उत्तर 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि ला मादा मुजेल द अविन्यो किसकी कृति है। द मादा मुजेल द अविन्यो किसकी कृति है। इसकी उत्तर है आपका पिकासो की कृति है। किसकी कृति है? तो पिकासो की कृति है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है।
तो ला सुत्रुज का जो धार्मिक उपयोग है वह आपका 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होती रही है। कब तक? तो 14वीं क्रांति से जो है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होती रही है। एक एक प्रश्न को हम लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त हो, और हूबहू यही पेपर में छपने वाला है। तो दिया हुआ है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है। मछली कहानी, पछली नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग से हुआ है। तो मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? इसकी सही उत्तर जो है निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। किसका? तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? इसकी उत्तर जो हो जाएगा आपका स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। किसके कारण? तो उनके घर परिवार में व्यवहार के जो परिवर्तन हुआ था उसके कारण। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ जो है अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। किसे? तो अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के लिए दिया गया है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। नागरी जो लिपि है उसकी आरंभिक अर्थात शुरुआत लेख जो है कहाँ से मिला हुआ है। इसकी उत्तर जो है आपका दक्षिणी भारत से मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है? दक्षिणी भारत से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि वेतमा दानपत्र किस समय का है। वेतमा दानपत्र किस समय का है? इसकी उत्तर जो है आपका 1020 ईस्वी के है। कब की है? 1020 ईस्वी के। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के किस घराने का कलाकार है? तो 7वीं पीढ़ी का कलाकार है। कौन सी पीढ़ी का? 7वीं पीढ़ी का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। तो सीता के बेटे द्वारा जो खर्च दिया गया था निर्णय, वह आपको बता दे 50 रुपये का था। बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो उत्तर भारत में नागरी लिपि का जो लेख होते हैं वह आपको 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। बहादुर को कितने रुपए के चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो 11 रुपये के चोरी का इल्ज़ाम लगा था। वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा में आपका पा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? पा प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है। निम्नलिखित शब्द में जो शब्द शुद्ध है वह उच्च श्वास शब्द जो है बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में जो शब्द चरमोत्कर्ष क्या है? चरमोत्कर्ष जो है बिल्कुल शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सी वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सी वाक्य शुद्ध है? इसकी उत्तर है फूलों की एक माला ला दीजिए। फूलों की एक माला ला दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल याद कर लेना है कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। स्वर वर्णों की संख्या आपको 10 होती है। बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि व्यंजन वर्ण कितने हैं। व्यंजन वर्ण कितने हैं? इसकी सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसकी सही उत्तर है 33, क्योंकि व्यंजन वर्ण जो होते हैं कितने हैं? 33 है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। बिल्कुल आपको याद रखना है कि क की उच्चारण स्थान कंठ होती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि तलावे स का उच्चारण स्थान क्या है। तलावे स की उच्चारण स्थान तालु होता है। बिल्कुल आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि छ और तलावे स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो छ और तलावे स वर्ण का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। बिल्कुल याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि म का उच्चारण स्थान क्या है। म का उच्चारण स्थान नासिका द्वारा म को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है कि न का उच्चारण स्थान क्या है। तो न का उच्चारण स्थान भी बिल्कुल म की तरह नासिका होता है। तो न और म का उच्चारण स्थान नासिका है। बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान क्या है। दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान जो है आपका
ओष्ठ द्वारा बोला जाता है, अर्थात ओठ के द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या आपको बता दे तो 44 है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, दिया हुआ है कि ल का उच्चारण स्थान क्या है, तो ल का उच्चारण स्थान दंत होता है। बिल्कुल आपको एक एक प्रश्न स्पष्ट याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ए और अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ए और अ का उच्चारण स्थान ऑप्शन ए अर्थात कंठ और तालु होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, तो अंगा का उच्चारण स्थान बिल्कुल ऑप्शन डी अर्थात नासिका है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि र का उच्चारण स्थान क्या है, तो र का उच्चारण स्थान ऑप्शन डी अर्थात मूर्धा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है, इसकी उत्तर जो है आपका ऑप्शन बी अर्थात मूर्धा के द्वारा मूर्धन्य से बोली जाती है।